दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज से हम नई शुरुआत कर रहे हैं और इस शुरुआत में हम आज से पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की पूरी बातें। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो भारत के संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। ये हमें पता होना चाहिए। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। अब बात करते हैं हमारे संविधान के अंदर राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 और 74। तो ये जो अनुच्छेद हैं ये सभी राष्ट्रपति से संबंधित हैं। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद 52 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 में किया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अर्थात अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 की बात करते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 53 का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 में किया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका होगी। अर्थात संघ की जो समस्त कार्यपालिका है उनकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियां ना, सारी की सारी कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ यह है कि सभी की सभी कार्यपालिका अपना कार्य राष्ट्रपति के बिहाफ में या राष्ट्रपति के नाम पर ही करेगी। अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि भारत के संविधान में के भाग 5 में इसका उल्लेख है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है और कौन कौन भाग नहीं लेगा। अर्थात निर्वाचन मंडल है उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। इस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अर्थात ध्यान रखना, इसमें एक शब्द है निर्वाचित, इसको सभी ध्यान से याद रखना। तो इस अनुच्छेद के अनुसार क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसके अनुसार विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसमें भी आपको केवल और केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। अर्थात हमें मनोनीत सदस्यों को इसके अंदर शामिल नहीं करना है। अब आगे बात करते हैं संघ शासित प्रदेश की। तो संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अर्थात जिस राज्य में विधानसभा है वो सभी, तथा जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है उन सभी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसमें भी हमें निर्वाचित शब्द को ठीक तरह से याद रखना है। अर्थात सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और केंद्रीय, हमारे जो केंद्रीय विधानसभाएं हैं उनके, केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभाएं जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, अब तो जम्मू के अंदर भी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा है, तो उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं ले सकता है? लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन वर्तमान में यह नहीं किया जाता। साथ ही साथ राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, इस आधार पर 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में ये 12 सदस्य भाग नहीं लेते हैं चुनाव में। राज्य की विधानसभाओं में जो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। पहले सभी विधानसभाओं में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता था, लेकिन वर्तमान में यह प्रावधान को खत्म कर दिया गया।
विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, अर्थात विधान परिषदों के मनोनीत हो या निर्वाचित दोनों ही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। केवल राज्यसभा के सदस्य है वो इसके अंदर भाग लेते हैं। उच्च सदन की हम बात करें तो अब बात करते हैं चुनाव में तो भाग ले लिया है, निर्वाचक मंडल की भी बात कर लिए। अब वो वोट देते हैं तो उनके मतों का मूल्य क्या होगा, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य क्या होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो एमएलए होते हैं, एमएलए अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका मत मूल्य अलग अलग राज्य का अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग राज्य की जनसंख्या अलग अलग होती है और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में विधानसभा सदस्यों की संख्या भी अलग अलग होती है। तो इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश राज्य में एक एमएलए का मत मूल्य होता है 208। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक एमएलए का मत मूल्य होता है 129, अर्थात ये वोट देंगे तो इतना मूल्य गिना जाएगा प्रत्येक एमएलए के हिसाब से। सबसे कम की बात करें तो सिक्किम में एक एमएलए का मत मूल्य होता है 7, अर्थात हम देखें तो एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए का सबसे ज़्यादा मत मूल्य उत्तर प्रदेश का है और सबसे कम मत मूल्य हमारे सिक्किम का। तो एमएलए के मत मूल्य हमने देख लिए, सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम का है। उत्तर प्रदेश का 208 है, सिक्किम का 7 है और हमारे राजस्थान का 129 है। अब हमने विधानसभा सदस्य अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की। अब हम एमपी की बात करते हैं जिसे सांसद कहते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में एक एमपी का मत मूल्य 708 होता है, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के एक सदस्य का मत मूल्य 708 होता है और ये सभी का बराबर होता है। वर्तमान में एमपी की बात करें तो एक एमपी का मत मूल्य 700 रखा गया है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई विधानसभा नहीं है, इस वजह से वहाँ विधानसभा सदस्य को नहीं गिना गया है, तो मत मूल्य इसका 700 ही रखा गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक एमएलए का मत मूल्य निकालने के लिए 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाता है, अर्थात 1971 में जो जनगणना थी उसी के आधार पर एक एमएलए का मत मूल्य निकाला जाता है और यह 2026 के बाद जो परिसीमन आयोग बैठेगा उसके बाद ही परिवर्तित होने की संभावना है। अगले अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 55 क्या कहता है राष्ट्रपति के संबंध में। अनुच्छेद 55 की बात करें तो अनुच्छेद 55 भारत के संविधान के भाग 5 में है और इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का उल्लेख किया गया है, अर्थात राष्ट्रपति का किस प्रकार से निर्वाचन किया जाएगा इस पद्धति का उल्लेख किया गया है। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। और हमारी इनकी मत प्रणाली कैसी होती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। पद्धति की बात करें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है और मत प्रणाली की बात करें तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो आप इसे सीधा भी याद कर सकते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। कभी कभी दोनों भी पूछ ली जाती है, कभी कभी एक भी चीज़ पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार को जीतने के लिए 50% प्लस 1 मतों की आवश्यकता होती है, अर्थात 51% वोटों की आवश्यकता नहीं होती है। यह केवल एक मत अधिक होना चाहिए 50% से जीतने के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी पार्टी अपनी पार्टी के सदस्य को व्हिप जारी नहीं कर सकती। राष्ट्रपति के चुनाव बैलेट पेपर के द्वारा होता है, अर्थात जो हमारी वीवीपीएटी मशीन होती है और जो वोटिंग वाली मशीन होती है तो उसके ज़रिए नहीं, इसके बजाय जो बैलेट पेपर होता है इसके माध्यम से चुनाव कराए जाते हैं, अर्थात मतदान कराए जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान होता है, अर्थात किसी को भी पता नहीं होता है किसने किसको वोट दिया, लेकिन सभी अपनी अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं उन्हीं को वोट देते हैं। अनुच्छेद 56 की बात करते हैं। अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 56 में भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो इसके अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल जब से वो शपथ ग्रहण करेंगे तब से 5 वर्ष तक होगा। जब 5 वर्ष तक होगा तो 5 वर्ष से पहले वह अपना त्याग पत्र भी
दे सकता है यदि वो अपने पद का त्याग करना चाहे तो राष्ट्रपति अपने पद का त्याग कैसे कर सकता है? वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, तब लोकसभा अध्यक्ष को इस त्याग पत्र की सूचना देनी होती है। अर्थात उपराष्ट्रपति इस त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। सबसे पहले राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति इस त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन किसी भी कारण से यदि उपराष्ट्रपति पद पे नहीं है, अर्थात या फिर उपराष्ट्रपति का पद खाली है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देगा। तो ये हमने देख लिया, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन किसी भी कारण से उपराष्ट्रपति का पद यदि खाली है तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अब आगे बात करते हैं हम कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन यदि किसी भी कारण से उपराष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोनों ही की पद रिक्त है, अर्थात दोनों ही अपने पद पे आसीन नहीं है, तब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनको देगा। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है, तब वह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति के नाम से ही दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम से कभी भी त्याग पत्र नहीं दिया जाता है। अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया गया त्याग पत्र उपराष्ट्रपति के नाम से संबोधित होगा। ये कुछ परीक्षाओं में पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम से ही देता है, नहीं, यह उपराष्ट्रपति के नाम से ही त्यागपत्र दिया जाता है। अब अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख किया गया है कि अर्थात एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद क्या वही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बनने की योग्य रहता है? तो हम ये जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, अर्थात वह बार बार निर्वाचन के लिए योग्य होता है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? अनुच्छेद 58 की बात करें तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 58 भारत के संविधान के भाग 5 में इसके अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, अर्थात राष्ट्रपति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए ताकि वह चुनाव लड़ सके। तो भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए, अर्थात वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने की सारी योग्यताएं रखता हो, संघ और राज्य सरकार या फिर स्थानीय या सार्वजनिक प्राधिकरणों में किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, अर्थात वह संघ या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण किसी भी जगह पे लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 59 की बात करते हैं। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? अनुच्छेद 59 के अनुसार यह भी भाग 5 में दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए किन किन शर्तों की होना आवश्यक है। तो शर्तें हम देख लेते हैं। शर्तों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हमें अनुच्छेद 60 के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 60 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। अब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ईश्वर या सत्यनिष्ठा की श्रद्धापूर्वक पद का कार्यपालन करने की शपथ ली जाती है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा ली गई शपथ क्या होती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ईश्वर या सत्यनिष्ठा की श्रद्धापूर्वक पद का कार्यपालन करने की शपथ ली जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण इनकी शपथ ली जाती है। कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत के जो हमारे संविधान है और कानून है, विधि, इसका परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ कौन लेता है? तो इसका जवाब होगा हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा भारत की जनता की सेवा तथा कल्याण में निरत रहने की शपथ ली जाती है कि वह जब तक राष्ट्रपति के पद पर रहेगा तब तक वह भारत की जनता की सेवा और कल्याण में लगातार कार्य करता रहेगा। अब बात करते हैं, शपथ तो राष्ट्रपति लेता है, लेकिन शपथ दिलाता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। यदि किसी भी कारण से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है
तो भारतीय राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश दिला सकता है। तो इस तरह हमने राष्ट्रपति की शपथ के बारे में देखा। अब आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 61 के बारे में, अर्थात राष्ट्रपति को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, अर्थात किस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। अनुच्छेद 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। अब हमें पता होना चाहिए राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। कभी कभी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न भी आए हुए हैं कि राष्ट्रपति पर लगाया जाने वाला महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अन्यायिक प्रक्रिया है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है उसका लाने का मुख्य कारण एक ही हो सकता है, वो है संविधान का अतिक्रमण। यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है तभी उस राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लाया जाएगा तो वह संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है। संसद के जिस सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस महाभियोग के प्रस्ताव पर होने चाहिए। हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब भी ये प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव पर हम उस सदन के 1/4 सदस्यों के साइन होने चाहिए। उस प्रस्ताव पर 1/4 सदस्यों के साइन होगी तभी वह स्वीकार किया जाएगा। तो ये 1/4 वाली बात याद रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए संसद के किसी भी सदन में 1/4 सदस्य महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो वह महाभियोग का प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पेश हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति को महाभियोग की जानकारी के लिए एक नोटिस भेजा जाता है कि सर आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया है। इस प्रकार का नोटिस जारी किया जाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस भेजने के 14 दिन के बाद ही सदन महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है। तो चर्चा तभी होगी सदन के अंदर जब राष्ट्रपति को नोटिस भेजने के 14 दिन बाद। तो इसी क्रम में आगे बात करते हैं। सदन की बात करें तो संसद का पहला सदन जिसमें राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया है वह सदन राष्ट्रपति पर आरोप लगाता है। ठीक है, और यदि आरोप को सिद्ध करना होता है तो उसी सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। अर्थात जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव आया है उस सदन का 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास किया जाना अनिवार्य है। संसद का दूसरा सदन पहले सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करता है। अर्थात हमने देखा कि जिस सदन में आरोप आता है अर्थात राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग का प्रस्ताव आता है वह तो केवल आरोप लगाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया गया है और उसके बाद 2/3 बहुमत से उसे पास करता है। जब यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है तो दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करता है। आरोपों की जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। राष्ट्रपति या तो स्वयं अपना पक्ष रख सकता है या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। यदि राष्ट्रपति पर आरोप सही पाए जाते हैं, ये जो भी आरोप राष्ट्रपति पर लगाए गए हैं वो आरोप यदि सिद्ध हो जाते हैं, सही पाए जाते हैं, तो संसद का दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पारित करता है। तो इस तरह हमने देखा कि दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से इसे पारित किया गया है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति महाभियोग 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति स्वयं अपने पद से हट जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। हमें पता है जब उनका निर्वाचन किया जाता है तो निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग में दोनों मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। और विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 62 की बात करते हैं। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? अनुच्छेद 62 के अनुसार
ये भाग 5 में है और इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 62 में कि राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है तो 5 साल से पहले ही नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाना चाहिए। और यदि किसी भी कारण से राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है और अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता तो वर्तमान जो राष्ट्रपति है वह अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक अपने पद का धारण करके रखेगा। अर्थात अगले राष्ट्रपति जब तक नहीं आएगा तब तक जो पुराना राष्ट्रपति है वही राष्ट्रपति पद को धारण करेगा। लेकिन अचानक बीच में राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से, जैसे त्यागपत्र हो, उनकी मृत्यु हो जाए, महाभियोग लग जाए, जिसकी वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो अगले राष्ट्रपति का चुनाव अगले 6 महीने में हो जाना चाहिए। 6 महीने में राष्ट्रपति पद का चुनाव हो जाना चाहिए। यह अनुच्छेद 62 में लिखा गया है। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा गया है कि इसमें अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका अध्यक्ष कौन होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। अनुच्छेद 74 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और 42वें संविधान संशोधन के अंदर एक परिवर्तन किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 74 में एक लाइन और जोड़ी गई जिसमें लिखा गया है भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। पहले केवल एक छोटी सी बात लिखी हुई थी कि अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसमें इसको आगे बढ़ा के ये लिखा गया कि वो तो साथ में थी, भारत का राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। अब कुछ जानकारियाँ, स्पेशल विशेष जानकारियाँ जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकती है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कुछ जानकारी के बारे में बात करें तो भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं इसकी अधिसूचना भारत के चुनाव आयोग के द्वारा ही जारी की जाती है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं इनकी अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है। अतः लोकसभा और राज्यसभा के जब चुनाव होंगे तो इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति के नाम से या राष्ट्रपति के द्वारा ही जारी की जाती है, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जारी की जाती है। भारत की विधानसभा और विधान परिषदों के चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रपति का जब कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो उसके पास 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी वह चुनाव लड़ सकता है। सन 1997 की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए केवल 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक की आवश्यकता थी, लेकिन 1997 में इसे बदल दिया गया और इसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक कर दिए गए। यह जो उनके लिए किया गया है ताकि जो केवल मज़े मज़े में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारी देते हैं तो उनको हतोत्साहित किया जा सके, जो सीरियस कैंडिडेट्स है तो वही चुनाव लड़ सके। वर्तमान में उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। वर्तमान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की उम्मीदवारी के लिए जमानत राशि दी जाती है 15,000 रुपये, अर्थात 15,000 रुपये की जमानत राशि रखी गई थी। शुरू में बात करें तो 1997 से पहले 2500 रुपये इसकी जमानत राशि थी राष्ट्रपति की, लेकिन 1997 के बाद इसे 15,000 कर दिया गया। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों की उम्मीदवारी के लिए जमानत राशि भारत के निर्वाचन आयोग या रिजर्व बैंक के पास में जमा करवाई जा सकती है। दोनों जगह ये 15,000 रुपये की राशि जमा करवा कर कोई भी व्यक्ति जिनके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी दे सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा महासचिव और राज्यसभा महासचिव होता है। अर्थात बात करें तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, लोकसभा महासचिव लोकसभा में, राज्यसभा महासचिव राज्यसभा में होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, राज्यसभा का महासचिव। तो इस तरह हमने कुछ स्पेशल बातें देखी जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती थी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ, अर्थात राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य कर सकता है।
इन शक्तियों को हम कुछ भागों में बांट कर पढ़ेंगे, जैसे कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, निषेधाधिकारी शक्तियाँ या राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, समाधान की शक्तियाँ या अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। तो हमने इस प्रकार 10 शक्तियों के नाम देके जो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है, तो हम इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि राष्ट्रपति संघ की जो कार्यपालिका होता है उसका प्रमुख होता है, और राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 74 में हमने देख लिया था। सभी मंत्री, जो भी मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं। राष्ट्रपति के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए कार्यपालिका के कार्यों को सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम और कानून बना सकता है कि किस तरह से वो कार्य करेंगे। अब बात करें तो राष्ट्रपति राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। ये भी कार्यपालिका के अंतर ही आता है कि राष्ट्रपति क्या राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। जो संघ शासित प्रदेश है उनमें उपराज्यपाल और प्रशासक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पे बना रहता है। हमारे CAG अर्थात भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय जो परिषद होती है उसका गठन करता है। अंतर्राज्यीय परिषद अर्थात इंटर स्टेट काउंसिल का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अनेक आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी करता है, जैसे कि सारे के सारे संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग और सांविधिक आयोग या फिर वैधानिक आयोग, इनके जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब हम बात करते हैं सांविधिक आयोग और संवैधानिक आयोग में किन किन की नियुक्ति करता है, तो हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम संवैधानिक आयोग के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के जो भी अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग SC आयोग है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ST आयोग अर्थात अनुसूचित जनजाति आयोग, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। और पिछड़ा वर्ग आयोग है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये हमने संवैधानिक आयोग देख लिए, जिनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद हम सांविधिक आयोग या वैधानिक आयोग की बात करते हैं, जिनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस तरह हमने वैधानिक आयोग और सांविधिक आयोग देखा, जिनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कुछ कार्यकारी आयोग भी होते हैं, जैसे कि हमारा नीति आयोग। नीति आयोग एक कार्यकारी आयोग है। तो नीति आयोग का गठन मंत्रिमंडल के अनुशंसा से राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह प्रधानमंत्री के द्वारा गठित किया जाता है, लेकिन यह मंत्रिमंडल की सलाह के बाद ही किया जाता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। तो हमने कार्यकारी शक्ति देख ली। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति स्वयं संसद का भाग होता है, अर्थात संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति स्वयं संसद का एक भाग होता है। तो विधायी शक्तियों में हम देखें तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, अर्थात शुरू कर सकता है, बुला सकता है सदस्यों को सत्र शुरू करने के लिए, और सत्रावसान करता है, अर्थात सत्र को ख़त्म भी कर सकता है। तो वह सत्र को आहूत भी कर सकता है और सत्रावसान या ख़त्म भी कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भी भंग कर सकता है, किंतु कार्यकाल पूरा होने पर लोकसभा अपने आप ही भंग हो जाती है। यदि 5 साल का कार्यकाल होता है लोकसभा का, तो लोकसभा का यदि 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होता है तो लोकसभा अपने आप ही भंग हो जाती है। लेकिन राष्ट्रपति समय से पहले उसे लोकसभा को भंग भी कर सकता है।
राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये हमने पहले भी देख लिया था, एक बार फिर देख रहे हैं कि राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद को संदेश भी भेज सकता है। संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा उसमें अभिभाषण भी दे सकता है। राष्ट्रपति ये ध्यान रखना आप, दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसमें अभिभाषण भी राष्ट्रपति दे सकता है। राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण भी दे सकता है, अर्थात आम चुनाव के बाद, अर्थात जब भी आम चुनाव होंगे तो उसका जो पहला सत्र होगा उस पहले सत्र में और प्रत्येक वर्ष पहले सत्र में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। इसके आगे हम बात करें कि संसद की जो अयोग्यता है, तो सांसदों की जो अयोग्यता है, तो अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो हमने फिर से देखे कि सांसदों की जो अयोग्यता है तो उसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन सांसदों की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर ही दिया जाता है। अर्थात यदि किसी भी सांसद पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह उसने गलत प्रकार से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत कर आता है, इस प्रकार के आरोप का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह निर्णय राष्ट्रपति भारत के जो निर्वाचन आयोग है उसकी सलाह पर ही करता है। अनुच्छेद 103 के अनुसार देखें तो विधानसभा के जो सदस्य हैं, एमएलए हैं, इनकी अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन वही बात है कि राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करेंगे तो यह भी भारत के निर्वाचन आयोग या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर ही किया जाएगा। अब विधेयक से संबंधित राष्ट्रपति की कुछ विधायी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। ये अर्थात जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, जिससे पहला तो वह विधेयक पर अपनी सहमति दे देता है, विधेयक पर अपनी सहमति को रोक लेता है, या फिर विधेयक को अस्वीकार कर देगा, और तीसरा विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। अर्थात यदि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं इससे संबंध में। विधेयक पर अपनी सहमति देगा, विधेयक पर अपनी सहमति को रोक देगा, या फिर विधेयक को अस्वीकार कर देगा। तीसरा ऑप्शन उसके पास होता है कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के जो विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के तहत। राष्ट्रपति इस विधेयक को अनेक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, जबकि संसद के जो विधेयक होंगे उनमें राष्ट्रपति केवल एक बार ही पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये हमें पता होना चाहिए कि संसद के जो विधेयक होंगे उनको केवल वह एक ही बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के जो विधेयक होंगे जिनको राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल आरक्षित रखता है उनको वह कितनी भी बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन अर्थात राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता है, यह हमें याद रखना चाहिए, बल्कि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अब कुछ विधेयकों की बात करें तो कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं, जैसे कि हमारा धन विधेयक, नए राज्यों से संबंधित गठन से संबंधित कोई विधेयक हो, तो इस प्रकार के विधेयक पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है, उसके बाद इस संसद में किसी भी सदन में उसको पेश किया जा सकता है। अब आगे कुछ बात करें विधायी शक्तियों के क्रम में कि संसद से पारित होने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही अधिनियम बन सकता है। अर्थात यदि राष्ट्रपति के द्वारा सहमति नहीं दी गई तो वह अधिनियम नहीं बन पाएगा। यदि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति दोनों के ही पद खाली है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों के पद खाली है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अस्थायी सभापति की नियुक्ति करेगा कार्य के लिए। यदि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद खाली है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। अर्थात दोनों ही स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति दोनों के पद खाली है तो अस्थायी सभापति तथा अस्थायी अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो संघ शासित प्रदेश हैं उनमें शांति, विकास और सुशासन के लिए नियम और कानून या नियम विनिमय बना सकता है। और कहाँ कहाँ बना सकता है? हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे, दादरा नगर हवेली जैसे लक्षद्वीप है, उनके अंदर वो करवा सकता है। राष्ट्रपति जो कुछ प्रतिवेदन है
वो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं और उन प्रतिवेदनों को वह संसद के सामने रखवाता है। जैसे कि यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को दी जाती है, राष्ट्रपति उन्हें संसद के सामने रखवाता है। सीएजी अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, वित्त आयोग का प्रतिवेदन, तो इस तरह राष्ट्रपति को अनेक प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं और राष्ट्रपति उन प्रतिवेदनों को संसद के पटल पर या संसद के सामने रखवाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके आगे के क्रम में हम देखते हैं राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियाँ हैं उनके बारे में। भारत में हर साल प्रतिवर्ष बजट राष्ट्रपति की ओर से ही पेश किया जाता है। अर्थात पेश तो जो सरकार होती है वह करती है, लेकिन राष्ट्रपति की ओर से ही वह पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक पेश किया जा सकता है। अर्थात यदि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं ली जाएगी तो धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। जो अनुदान की मांगे हैं वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश की जाती है। राष्ट्रपति ही वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति के पास 500 करोड़ रुपए की आकस्मिक निधि या कंटिजेंसी फंड होता है। अर्थात देश में यदि किसी भी प्रकार की आकस्मिकता आ जाए तो भारत के राष्ट्रपति के पास 500 करोड़ रुपए की आकस्मिक निधि होती है। राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं, अर्थात जुडिशियल पावर्स कौन कौन सी होती है राष्ट्रपति के पास, इसी क्रम में हम आगे देखें तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य के न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श भी ले सकता है 143 अनुच्छेद के तहत। राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की शक्तियाँ भी होती है। अर्थात राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हमने जुडिशियल पावर हमने देखी, तो राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक शक्तियाँ भी होती हैं। कूटनीतिक शक्तियों के बारे में बात करें तो सभी प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होंगी, समझौते होंगे, जो सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। लेकिन संधि और समझौतों का संसद से अनुमोदन लेना तो आवश्यक है, लेकिन वो किए राष्ट्रपति के नाम से ही जाएंगे। अन्य देशों में हमारे राजदूत जाएंगे या उच्चायुक्त जाएंगे तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। यदि अन्य देशों में हमारे राजदूत और उच्चायुक्त जाते हैं तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो हम राजदूत और उच्चायुक्त में अंतर भी कर सकते हैं। उच्चायुक्त उन देशों में जाते हैं जिनमें किसी समय पर ब्रिटिश शासन रहा था, और राजदूत उन देशों में हमारे जाते हैं जिनमें कभी भी ब्रिटिश शासन नहीं रहा था। तो इस तरह जैसे पाकिस्तान में एक समय पे हमारे साथ ही वह आज़ाद हुआ था तो वहाँ ब्रिटिश शासन था, तो हमारे वहाँ उच्चायुक्त जाते हैं। जबकि अन्य देश जैसे छोटे देश हैं, जैसे बुरुंडी, अफ्रीका के देश हैं कुछ जिनमें कभी भी ब्रिटिश शासन नहीं रहा, तो उन देशों में हमारे राजदूत जाते हैं। अन्य देशों से आने वाले राजदूत और उच्चायुक्त का स्वागत भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की कुछ सैन्य शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति युद्ध करने की और युद्ध विराम करने की घोषणा कर सकता है। अर्थात यदि कोई युद्ध चल रहा है तो उसको विराम करने की और किसी देश से युद्ध करने की जो घोषणा होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किंतु युद्ध करने और युद्ध विराम करने की घोषणा में संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता। ये हमारे 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। इस बात को अनिवार्य बना दिया गया है। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या है? राष्ट्रपति के पास तीनों प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने की शक्तियाँ होती है। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रपति शासन लगाना राज्यों में तो अनुच्छेद 356 के अनुसार, और वित्तीय आपातकाल लगाना अनुच्छेद 360 के अनुसार। तो ये तीनों आपातकाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति कभी भी इनको लगा सकता है। राष्ट्रपति की निषेधाधिकारी शक्तियाँ या फिर वीटो शक्तियों के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती हैं, जिन्हें कहते हैं अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। तो 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती है, जिन्हें अत्यंतिक वीटो को एब्सोल्यूट वीटो, निलंबनकारी को सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो तो पॉकेट वीटो है। कभी परीक्षा में इसको हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अंतर से पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना है।
सबसे पहले बात करते हैं आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो किससे कहेंगे। तो हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति को रोक लेता है, अर्थात राष्ट्रपति किसी विधेयक को अस्वीकार कर देता है, तो उसे आत्यंतिक वीटो कहते हैं कि मैं इस विधेयक पर साइन नहीं करूंगा। तो इस बात को क्या कहा जाता है, आत्यंतिक वीटो, अर्थात अपनी सहमति को वह रोक लेता है। अभी तक भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आत्यंतिक वीटो का प्रयोग केवल 2 बार किया गया, और 2 बार कब कब किया गया। पहली बार आत्यंतिक वीटो का प्रयोग 1954 में किया गया। उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उस समय एक अधिनियम विधेयक आया था, पेप्सू विनियोग विधेयक, और इस विधेयक पर उन्होंने अपना निर्णय रोक दिया था। दूसरी बार इस आत्यंतिक वीटो का प्रयोग सन 1991 में किया गया। उस समय भारत के राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन थे, अर्थात राधास्वामी वेंकटरमन थे। तो उन्होंने संसद के जो सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित जो संशोधन विधेयक था उसको रोक दिया था। तो आत्यंतिक वीटो का प्रयोग भारत के इतिहास में केवल 2 बार ही किया गया। राष्ट्रपति के द्वारा सामान्यतः आत्यंतिक वीटो का प्रयोग निजी सदस्य जो विधेयक होते हैं, अर्थात जो सदस्य सरकार के सदस्य नहीं है, उनके द्वारा यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है तो इसके लिए किया जा सकता है, उसे निजी विधेयक कहेंगे। तो उनको रोकने के लिए इस वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। निजी सदस्य विधेयक गैर मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, अर्थात जो सदस्य वर्तमान में मंत्री के पद पर नहीं है, तो उस सदस्य के द्वारा जो विधेयक पेश किया जाता है उसे निजी सदस्य विधेयक कहेंगे। दूसरा वीटो की बात करें तो दूसरा वीटो है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो के बारे में बात करें, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजता है तो उसे निलंबनकारी वीटो कहेंगे। और राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी विधेयक को केवल एक बार ही पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, यह हमें पता होना चाहिए। लेकिन पुनर्विचार के बारे में बात करें तो राज्यों के अंदर राज्यपाल के द्वारा जो अनुच्छेद 200 के तहत जो विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखे जाते हैं, तो राष्ट्रपति उनको कितनी बार भी पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन संसद के द्वारा पारित किए गए जो विधेयक है उनको राष्ट्रपति केवल एक ही बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अभी तक भारत में राष्ट्रपति के द्वारा निलंबनकारी वीटो का प्रयोग केवल एक बार ही किया गया है। पहली बार निलंबनकारी वीटो का प्रयोग सन 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा जो लाभ का पद विधेयक था 2006 का, उस पर किया गया था, पुनर्विचार के लिए लौटाया गया था। भारत का राष्ट्रपति धन विधेयक पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। और निलंबनकारी वीटो के अंदर यदि एक बार वापस लौटा देता है, अगर दोबारा वही विधेयक वापस पास करके संसद के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना या पारित करना अनिवार्य है। तो इसके बाद बात करते हैं हम पॉकेट वीटो की। पॉकेट वीटो के बारे में बात करें हम, तो यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना तो सहमति दे, ना ही असहमति दे, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाए, तो ऐसी स्थिति जब राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई अपनी सहमति देता है अथवा साइन करता है, न ही असहमति देता है, न ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। मतलब विधेयक को अनिश्चित काल के में अपने पास रख लेता है, इसे पॉकेट वीटो कहेंगे। और भारत के संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया, अर्थात राष्ट्रपति के पास यदि विधेयक आता है तो वह कितने समय में उस पर हस्ताक्षर करेगा या अपनी सहमति देगा या नहीं देगा, उस समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया। अभी तक भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग केवल एक ही बार किया गया है, और वो कब किया गया है, सन 1986 के अंदर। भारत के राष्ट्रपति उस समय थे ज्ञानी जेल सिंह जी। ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा जो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था उसके अंदर इस वीटो का प्रयोग किया गया। अब दूसरे देशों की बात करें तो दूसरे देशों में ये वीटो शक्ति के बारे में बात करें तो कौन कौन से वीटो है और वो किस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अमेरिका में वीटो के बारे में बात करें तो अमेरिका में 2 प्रकार के वीटो चलते हैं, एक पॉकेट वीटो और एक क्वालिफाइड वीटो। पॉकेट वीटो की बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पे क्या चलता है, अमेरिका के संविधान में अमेरिका के राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए केवल 10 दिन का समय दिया जाता है, कि राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर अंदर उस विधेयक पर अपनी सहमति देनी है। यदि अमेरिका का राष्ट्रपति 10 दिन में विधेयक पर साइन नहीं करता है और इसी दौरान अमेरिका की संसद का सत्र समाप्त हो जाता है,
तो बिल भी समाप्त हो जाएगा। इसी बात को पॉकेट वीटो कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्वालिफाइड वीटो आता है। अमेरिका के अंदर ही बात करें, क्वालिफाइड वीटो किसे कहेंगे? यदि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी विधेयक को अस्वीकार कर देता है, अर्थात अपनी सहमति नहीं देता है, और अमेरिका की संसद या कांग्रेस उसे विशेष बहुमत से दोबारा पारित कर देती है, तो वह विधेयक अपने आप ही अधिनियम बन जाएगा। इसके बाद उसने राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं है। भारत के संविधान में इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं दी गई है। प्रत्येक विधेयक पर यदि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो अधिनियम नहीं बन सकता। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं जिनका उपयोग कर सकता है। संघीय कानून के उल्लंघन होने पर किसी व्यक्ति को यदि दंडित किया जाता है तो ऐसे मामले में वह अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड के संबंध में क्षमादान की शक्तियाँ प्रयोग कर सकता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए राज्यपाल के पास इस प्रकार का कोई शक्तियाँ नहीं होती है। मृत्युदंड के मामले में भी राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है क्षमादान की। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की कौन कौन सी शक्तियाँ होती है? एक तो पार्डन अर्थात पूर्ण रूप से क्षमा कर देना। लघुकरण अर्थात जो पहले से कोई सजा है तो उसको छोटा कर देना। इनको हम डिटेल से भी देखेंगे। तीसरा परिहार, विराम और प्रविलंब अर्थात हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में याद रखना चाहिए। सबसे पहले आता है समाधान की शक्तियों में क्षमा या पार्डन। क्षमा शक्ति के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से क्षमा कर दिया जाता है। राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति के बाद व्यक्ति अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाता है, अर्थात उसने ये अपराध किया ही नहीं है, ऐसी स्थिति आ जाती है। और राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति के बाद व्यक्ति को सजा के कारण उत्पन्न जितनी भी अयोग्यताएं होती हैं वह सब समाप्त हो जाती है, अर्थात वह निर्दोष साबित हो जाता है यदि राष्ट्रपति अपनी क्षमा शक्ति का प्रयोग कर देता है। इसके बाद आता है कम्यूटेशन या लघुकर वाली शक्ति। लघुकर की शक्ति के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति को सजा की प्रकृति को बदला जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा मिली है तो राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति के तहत उस मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल देता है, अर्थात उसकी सजा को कम कर सकता है। या फिर किसी व्यक्ति को यदि कठोर कारावास की सजा दी गई है तो राष्ट्रपति अपनी लघुकर शक्ति के तहत उस कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल सकता है। तीसरी शक्ति के बारे में बात करते हैं, इसे परिहार या रेमिशन कहेंगे। परिहार या रेमिशन की बात करें तो परिहार की शक्ति के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति की सजा को की अवधि को कम किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा दी गई है तो राष्ट्रपति अपनी परिहार शक्ति के तहत 10 साल की सजा को 5 साल की सजा में बदल सकता है। चौथी शक्ति के बारे में बात करें तो चौथी शक्ति के अंदर आता है विराम। विराम की शक्ति के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति की सजा की प्रकृति को भी बदला जा सकता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की सजा को तो और क्या है, किसी भी व्यक्ति की सजा की अवधि को भी कम किया जा सकता है, अर्थात विराम की शक्ति के तहत राष्ट्रपति सजा की प्रकृति और सजा की अवधि दोनों को ही कम कर सकता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है तो राष्ट्रपति विराम शक्ति के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को 2 वर्ष के साधारण कारावास में बदल सकता है, अर्थात अवधि भी कम कर दी, इसमें 4 वर्ष से 2 वर्ष भी कर दी और प्रकृति को भी बदल दिया, अर्थात कठोर कारावास को साधारण कारावास में भी बदल दिया विराम में। और राष्ट्रपति ऐसी इस शक्ति का प्रयोग कब करता है? राष्ट्रपति अपनी विराम शक्ति का प्रयोग यदि सामने दिव्यांग व्यक्ति है, गर्भवती महिला है तो ऐसे मामलों में ही करता है। अगली शक्ति आती है प्रविलंब। प्रविलंब के बारे में बात करते हैं, इसको रिप्राइव कहते हैं। प्रविलंब की शक्ति के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति की सजा पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रविलंब शक्ति का प्रयोग सामान्यतः मृत्युदंड की सजा यदि किसी को दी जाती है तो उसके लिए रोक लगाई जा सकती है कि जब तक राष्ट्रपति का निर्णय नहीं आएगा तब तक है ना उसकी फांसी को रोक दिया जाए। अब क्षमा की शक्तियों के बारे में बात करें या समाधान की शक्तियों के बारे में तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों में समाधान की शक्तियाँ होती है, लेकिन दोनों की शक्तियों में कुछ अंतर है और इन अंतर को हम कंपैरेटिव एनालिसिस के जरिए देखते हैं। राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ और राज्यपाल की समाधान की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ संविधान में अनुच्छेद 72 में लिखी गई है और राज्यपाल की समाधान की शक्तियाँ अनुच्छेद 161 में लिखी गई है। संघीय कानून के उल्लंघन होने पर किसी व्यक्ति को यदि दंडित किया जाता है तो राष्ट्रपति अपनी समाधान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल राज्य के कानून का उल्लंघन होता है
तो किसी भी व्यक्ति को उनके आधार पर दंडित किया जाता है, तो राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग वहाँ कर सकता है। राष्ट्रपति अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड पर भी कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती है कि वह सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड पर संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर सके। यदि किसी व्यक्ति के मृत्युदंड के समय भी राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड के समय राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके उसे पूर्ण माफ नहीं कर सकता, केवल उसकी प्रकृति को कम कर सकता है। लेकिन समाधान के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ निर्णय दिए गए हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी मदद करेगा। आगे बात करते हैं। जो दया की याचिका है वो करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ प्रशासनिक है, कोई न्यायिक नहीं है। अर्थात वह कह नहीं सकता कि मैं राष्ट्रपति से सीधे मिल के बात करना चाहता हूँ, यह उसका अधिकार नहीं होगा। यदि किसी सजा पा रहे व्यक्ति की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया, तो उस व्यक्ति की सजा के क्रियान्वयन को रोकने के लिए पुनः आवेदन नहीं किया जा सकता। अर्थात एक बार खारिज होने के बाद दोबारा दया याचिका जारी नहीं कर सकते। अर्थात एक बार दया याचिका खारिज हो गई तो दया याचिका को पुनः नहीं भेजा जाएगा। राष्ट्रपति साक्ष्य या सबूत इनका पुनः अध्ययन कर सकता है। राष्ट्रपति के विचार न्यायालय के विचारों से भिन्न भी हो सकते हैं, और वह किसी व्यक्ति को जो दोषी व्यक्ति न्यायालय ने साबित किया है उसको राष्ट्रपति निर्दोष भी मान सकता है। राष्ट्रपति अपनी समाधान की शक्ति का प्रयोग केंद्रीय विधानमंडल के परामर्श से ही करेगा। यह 1974 में लिखा हुआ है। अब राष्ट्रपति अपने आदेश का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है कि किस राष्ट्रपति ने किस कारण से उसे निर्दोष साबित किया या निर्दोष किया या फिर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, तो इसका कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की विवेकाधीन दया है। अर्थात राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को किस कारण से क्षमा करता है, इसका कारण बताने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई भी दिशा निर्देश निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि ये विवेकाधीन दया है, लेकिन उसके ये विवेकाधिकार तो नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा यदि अपनी समाधान शक्तियों का प्रयोग कर्तव्य निर्वहन के लिए और जनहित के लिए किया गया है, तभी ये लागू होगा। अगर इसके खिलाफ किया गया है तो उन पर इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यदि राष्ट्रपति की समाधान का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भावनापूर्ण या भेदभावपूर्ण है, तो इस निर्णय की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रपति की समाधान का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भावनापूर्ण और भेदभावपूर्ण है, तो इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा कि इसका न्यायिक समीक्षा होगी या नहीं होगी। जो राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ हैं उसके पक्ष और विपक्ष की बात करें, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क भी देखते हैं। ये कई बार द्वैंस की परीक्षा में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति की जो समाधान शक्तियों के पक्ष में तर्क की बात करते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का प्रावधान है, अतः राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ संवैधानिक है, अर्थात ये शक्तियाँ संविधान के द्वारा दी गई है। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति संविधान निर्माताओं की भावना के अनुसार ये अलग से नहीं दी गई है। ये राष्ट्रपति की समाधान शक्ति न्यायपालिका की भूल को सुधारने का एक अतिरिक्त अवसर है, क्योंकि ये मान्यता है कि 99 अपराधी बच जाए, लेकिन किसी एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। अब आगे बात करें तो न्यायपालिका सबूतों और गवाहों के आधार पर अपना निर्णय देती है, लेकिन कई बार मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं को भी महत्व देना आवश्यक होता है। अतः राष्ट्रपति मानवीय भावनाओं के आधार पर निर्णय दे सकता है, जैसे कि कोई गर्भवती महिला है उसकी सजा को कम करके या उसकी सजा को क्षमा की जा सकती है। न्यायिक प्रक्रिया के अधिक चरण होते हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यदि न्यायिक प्रक्रिया में ज़्यादा चरण हो तो उस प्रक्रिया को अच्छा माना जाता है, या ऐसी न्यायिक प्रक्रिया को आदर्श माना जाएगा जिसमें अधिक से अधिक चरण हो। तो एक चरण इसमें और जोड़ दिया गया है। आपातकालीन स्थितियों में राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ काम आ सकती है। कार्यपालिका को विशिष्ट शक्तियाँ दी जाती है। कार्यपालिका को वैसे भी विशिष्ट शक्तियाँ दी जाती है। नीति शास्त्र और परंपरागत मान्यताओं की बात करें तो दया को तो वैसे भी एक उत्तम गुण माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समाधान की शक्तियों को वैध माना है। जब
सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया था तो उन्होंने इसको वैध माना। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि संवैधानिक शक्तियों को सही नहीं माना गया। कैसे कि राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियाँ औपनिवेशिक कालीन व्यवस्था अर्थात जो गवर्नर जनरल और वायसराय थे उस समय की यह व्यवस्था थी और भारत ने इसे आगे बढ़ाया है। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों को सजा से बचाने के लिए ब्रिटिश को संवैधानिक शक्तियाँ जरूरी थी। राष्ट्रपति की संवैधान शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि कार्यपालिका को न्यायपालिका की शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति की संवैधान शक्ति न्यायपालिका की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्णय न्यायपालिका से अलग भी हो सकता है। राष्ट्रपति इसका कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है कि वह उसका निर्णय अलग क्यों है, कि राष्ट्रपति बिना किसी जांच के भी अपना निर्णय दे सकता है और यह निर्णय कोर्ट के निर्णय से अलग भी हो सकता है। राष्ट्रपति के पास अधिकांश दयाएं लंबे समय तक लंबित पड़ी रहती है, जिससे न्याय मांगने वाले और अपराधी दोनों के ही अधिकारों का हनन हो जाता है। अर्थात उसे सजा मिली है तो उसे सजा नहीं लागू होती है जब तक राष्ट्रपति अपना निर्णय नहीं देता है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए राष्ट्रपति की संवैधान शक्ति का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए राष्ट्रपति की संवैधान शक्ति का उपयोग कर लेते हैं कभी कभी, तो यह गलत है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यदि संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा सत्र में नहीं है तथा सरकार को तत्काल किसी कानून की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश फिर भी जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि की बात करें तो इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। ये हमें याद रखना है, परीक्षा में कई बार पूछा गया। जो अध्यादेश होता है उसकी जारी करने की अवधि से कितनी अवधि तक वह लागू रहेगा, जिसका जवाब होगा 6 महीने और 6 सप्ताह। यदि संसद के दोनों सदन सत्र में है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है। अध्यादेश संसद के संसदीय अधिनियम की भांति ही प्रभावी होता है, अर्थात अध्यादेश सामान्य अधिनियम या कानून की तरह लागू होता है। अध्यादेश से संसदीय अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अध्यादेश से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। अर्थात संसदीय अधिनियम जो होते हैं उनमें तो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। संसदीय अधिनियम की भांति अध्यादेश को भूतकाल से भी लागू किया जा सकता है। अध्यादेश का आयुकाल सीमित होता है, अर्थात संसद के दोनों सदनों के सत्र आरंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक ही अध्यादेश अस्तित्व में रहेगा। अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। संसद अध्यादेश को समाप्त भी कर सकती है। सरकार जब अध्यादेश का अनुमोदन के लिए संसद में पेश करती है तब सरकार को अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकता को बताना होगा कि ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी कि सरकार रुक नहीं सकती थी और अध्यादेश जारी करना पड़ा। अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकताओं के कारणों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है कि उनकी आवश्यकताएं वैध थी या वैध नहीं थी। एक संविधान संशोधन के बारे में बात करें, संविधान संशोधन 38 जो 1975 में किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी सरकार थी कांग्रेस की। इस संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया था कि न्यायालय राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का पुनरावलोकन नहीं कर सकता और राष्ट्रपति की अंतिम संतुष्टि है कि उन्हें लगा तो उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया। लेकिन इसमें परिवर्तन किया गया 44 संविधान संशोधन 1978 में। इसमें परिवर्तन करके यह प्रावधान वापस किया गया कि न्यायालय के द्वारा अध्यादेशों की तात्कालिक आवश्यकताओं के कारणों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और इन राष्ट्रपति की संतुष्टि नहीं माना जाएगा कि राष्ट्रपति की इच्छा हुई तो उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इनसे संबंधित एक केस था DC वाधवा केस जो 1987 में किया गया था। DC वाधवा बनाम बिहार केस के बारे में बात करें तो 1987 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि एक ही अध्यादेश को संसद में पारित करवाने का प्रयास किए बिना एक ही लेख में बार बार प्रख्यापित नहीं किया जा सकता और यदि ऐसा किया जाता है तो कार्यपालिका के द्वारा विधायिका की शक्तियों पर किया गया अतिक्रमण होता है। जैसे कि बिहार राज्य में 1967 से 1981 के बीच में 256 अध्यादेश जारी किए गए, जो कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति का दुरुपयोग साबित होता है। एक और केस आया था, एक और केस की बात करें तो कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य केस 2017 में आया था। कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य केस में सर्वोच्च न्यायालय में
अध्यादेश को लेकर अपने जो पुराना निर्णय था उसकी पुष्टि की और वही निर्णय दोबारा दोहराया। सरकारी आयोग ने भी इसके लिए कहा है कि अध्यादेश को केवल एक ही बार पुनः प्रख्यापित किया जाना चाहिए। अध्यादेश एक बार लाया जाना चाहिए और एक बार ही दोबारा पुनः प्रख्यापित किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम भारत के राष्ट्रपति की सूची की। अब तक कौन कौन राष्ट्रपति बने हैं। पहले राष्ट्रपति हमारे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 12 वर्ष रहा था। पहले राष्ट्रपति थे जिनके 2 कार्यकाल थे। इनके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने। ये दक्षिण भारत के पहले राष्ट्रपति थे और 5 सितंबर को इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा। फिर डॉक्टर श्री जाकिर हुसैन थे। इनका कार्यकाल 1967 से 69 तक रहा। सबसे छोटा कार्यकाल रहा ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन श्री वराहगिरी वेंकटगिरी इनका कार्यकाल 1969 से 1969 तक रहा। पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन की उस समय मृत्यु हो गई थी। इनके बाद एम हिदायतुल्लाह ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे 1969 से 1969 तक। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। वापस वराहगिरी के बारे में बात करें तो ये पहले व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। फिर फखरुद्दीन अली अहमद की बात करें तो 1974 से 1977 तक इनका कार्यकाल रहा और दूसरे राष्ट्रपति बने जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। इनके बाद बात करते हैं अगले राष्ट्रपति की तो बी.डी. जत्ती ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने 1977 से 1977 तक ही रहे। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा और सबसे युवा राष्ट्रपति रहे 64 साल के। पहले राष्ट्रपति थे जो कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। इनके बाद ज्ञानी जैल सिंह उनका कार्यकाल 82 से 87 तक रहा और ये पहले सिख राष्ट्रपति बने। आर वेंकटरमन की बात करें तो 87 से 92 तक राष्ट्रपति रहे और सबसे वृद्ध अर्थात 76 साल के राष्ट्रपति थे। एस.डी. शर्मा अर्थात शंकर दयाल शर्मा जी इनका कार्यकाल 92 से 97 तक रहे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। के.आर. नारायण इनका कार्यकाल 97 से 2002 तक रहा। ये पहले दलित राष्ट्रपति थे और केरल से बनने वाले पहले राष्ट्रपति थे। आगे बात करें ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सर इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। ये पहले कुंवारे वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने जिन्होंने पूरा 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद हम श्रीमती प्रतिभा पाटिल देवी सिंह पाटिल की बात करें। इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। फिर इसके बाद प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इसके बाद रामनाथ कोविंद जी 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल रहा और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 2022 से ये अब तक वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है। इस तरह हमने राष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रावधान, अनुच्छेद देखे, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम इस प्रकार की वीडियोज़ पहुंचा सकें। धन्यवाद।